नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, जहां पर उनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर उत्तराखंड सरकार और JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट, ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमायूं के मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की है। MOU के तहत JSW एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में 200 पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिसे अगले 5 से 6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। इधर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवती की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया है। परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर गलत इंजेक्शन देकर युवती को मारने के साथ शव को गायब करने का भी आरोप लगाया गया। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि नर्स ने इंजेक्शन लगाया और तुरंत ही मरीज निशा की मौत हो गई और उसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। शव को वार्ड में न देख परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर शव को गायब करने का आरोप लगाया। वहीं युवती की मौत के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया गया। फिलहाल पुलिस स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। आबकारी नीति 2023-24 के तहत विभाग ने घर में बियर बार का पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। धामी कैबिनेट ने मार्च 2023 में इस आबकारी पॉलिसी को मंजूर किया था। नीति के तहत घर में बियर बार की अनुमति दी गई थी। व्यक्तिगत बियर बार के लिए रखी गई शर्त के अनुसार व्यक्ति पिछले 5 सालों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा हो और लाइसेंस के लिए हर साल 12,000 की फीस करने की प्रावधान है और उसके तहत 8 महीने के बाद पहला लाइसेंस जारी हुआ है। इस पॉलिसी के अनुसार व्यक्ति भारतीय विदेशी निर्मित शराब 9 लीटर, ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर इस बार के जारी हुए लाइसेंस के तहत रख सकता है। इधर पौड़ी में प्रत्येक विभाग के लिए पुराने रिकॉर्ड्स का रखरखाव और इन्हें खोजना अब सरदर्दी नहीं बनेगा। दरअसल जिले के सरकारी कार्मिकों और अधिकारियों को ई-गवर्नेंस की ट्रेनिंग विकास भवन सभागार में दी जा रही है और जिससे विभागों के सभी रिकॉर्ड अब ऑनलाइन दर्ज हो जाएंगे, जिससे सरकारी कार्य में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही आसानी से पुराने रिकॉर्ड्स भी खोजे जा सकेंगे। हालांकि ई-गवर्नेंस की इस ट्रेनिंग में कम ही अधिकारियों की दिलचस्पी नजर आ रही है। ट्रेनिंग के दौरान कई अधिकारी नदारद दिख रहे हैं। इधर इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता का ध्वजारोहण और उद्घाटन RN भार्गव इंटर कॉलेज के प्रबंधक सतीश गोयल ने किया और उस मौके पर विद्यालय के संयोजक RN भार्गव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल ने कहा कि कोविड के बाद ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मसूरी के सभी 7 इंटर और हाई स्कूल के 350 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी में आयोजित नगर क्षेत्र की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की विशेषता ये है कि यहां से चयनित खिलाड़ी सीधे जिला स्तरीय प्रतियोगिता के प्रतिभाग करते हैं। उन्हें ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में नहीं जाना पड़ता है। उत्तराखंड का मत्स्य विभाग इन दिनों काफी चर्चाओं में है। ये चर्चा विभाग में पुनर्गठन को लेकर है। दरअसल मत्स्य विभाग में दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठन ने विभागीय मंत्री से मिलकर कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने की मांग रखी। ये पूरा विवाद सहायक निदेशक के पद को लेकर है। पुनर्गठन से पहले सहायक निदेशक के पद मौजूद था। पुनर्गठन के बाद सहायक निदेशक के कुल 25 पद कर दिए गए, लेकिन कर्मचारी संगठन के नेताओं ने यह आशंका जताई कि दोबारा पुनर्गठन के बाद अब उन्हें घटकर महज 15 करा दिया गया है और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि विभाग जो भी काम करता है वो विभाग का ढांचा देखकर करता है। हमारे पास जो प्रपोजल आया है वो 13 जिलों में 15 AD का आया है, जिसको स्वीकृति दे दी गई है। उम्मीद यही है कि सभी लोग विभाग में मिलकर काम करेंगे। नाराजगी नहीं है। देखिए, विभाग जो भी काम करता है वो विभाग का ढांचा देखते हुए करता है।
विभाग में कैसे काम होना चाहिए उसको देखते हुए करता है। जो हमारे पास प्रपोज़ल आया है वो 15 उसका आया हुआ है जो एडीज़ बनाने हैं। हमारे पास 13 ज़िले हैं और 15 एडी के लिए प्रस्ताव आया था जिसको मैंने स्वीकृति दी है और उम्मीद यही है कि सब इसको मिलके काम करेंगे विभाग में। इस विभाग में किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि जितनी भी फोर्स है उसका सही इस्तेमाल हो, जितने लोग हैं उसका अच्छा इस्तेमाल हो, हर ज़िले को एक ईडी मिल जाए, हमारे पास कुछ हमारे शासन में कुछ ज़रूरत है उसको वो पूर्ण हो जाए और ज़बरदस्ती का अपने ऊपर बोझ लेके बाहर लेके हम काम नहीं करना चाहते। कॉर्बेट पार्क में 47 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुकी गोमती हथनी को पार्क प्रशासन ने पूरे सम्मान के साथ रिटायर्ड कर दिया है। वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिन मनाए जाने वाले हाथी दिवस पर गोमती हथनी को रिटायर्ड किया गया। इस दौरान स्निफर डॉग्स ब्रांडी को भी रिटायर किया गया, जिसने 8-8 साल तक कर्मचारियों के साथ पार्क की सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं गोमती हाथी के महावत फारूक खान भी इस मौके पर खुश दिखे। पूर्व में गोमती हथनी के महावत रहे सूबेदार अली ने कहा कि गोमती ने एक बार बाघ के हमले से मेरी जान बचाई। जब बाघ ने हमला कर मुझे लहूलुहान कर दिया था तो गोमती ने 2 घंटे के सफर को 20 मिनट में तय कर मुझे अस्पताल पहुंचाया, जिससे मेरी जान बच पाई। वहीं जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि आज 47 वर्षों बाद गोमती को रिटायर्ड किया गया है। एलिफेंट गाइडलाइन के मुताबिक 65 से ज्यादा उम्र के हाथी से कार्य नहीं करवाया जा सकता। अब इससे घास लाने जैसे हल्के फुल्के कार्य ही लिए जाएंगे। पांच 5,800 फुट की ऊंचाई पर चीन सीमा से लगे ज्योलिंग कॉन्ग यानी आदि कैलाश में पहली बार मोबाइल की घंटी बजी है। फोन कॉलिंग की सेवा को देखकर पर्यटक और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ जिले के दौरे को देखते हुए बीएसएनएल ने यहां छोटा टावर लगाकर 2G की अस्थायी सेवा शुरू की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 11 अक्टूबर को चौदास घाटी के नारायण आश्रम और अगले दिन आदि कैलाश ओम पर्वत का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ज्योलिंग कांग क्षेत्र में अब तक संचार की कोई सुविधा नहीं है। यहां से 35 किलोमीटर दूर गुंजी में नेपाल का सिम काम करता है। अधिकारी यहां सैटेलाइट फोन से संचार सुविधा से जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहां 3G सेवा भी चालू की जा रही है और उसको लेकर स्थायी टावर लगाने के लिए जगह भी चयनित कर ली गई है। जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। नैनीताल के रामनगर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमन ने राज्य स्तरीय तैराकी में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। हालांकि इस सफलता के बाद भी अमन को नेशनल तैराकी में जीत दर्ज करने के लिए स्विमिंग पूल नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि अमन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। अमन के पिताजी नहीं हैं और भाई बीमार है, जबकि मां मजदूरी करके घर का पूरा खर्चा चलाती है। घर की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर अमन के पास इतने पैसे नहीं कि वो कहीं प्रशिक्षण ले सके। वहीं बातचीत के दौरान अमन ने बताया कि इस बार जब खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई तो मुझे लगा कि स्विमिंग में मौका आजमाना चाहिए। मैंने अपने खेल प्रशिक्षक मानस जी के सामने प्रस्ताव रखा, उनकी बदौलत मौका मिला। अब मेरे सामने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने की चुनौती है। मुझे विश्वास है यदि मुझे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने का मौका मिला तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। वहीं लगातार इस बच्चे की मदद करने वाले शिक्षक नवेंदु मठपाल ने कहा कि हमारे शिक्षक साथी मानस शाह और नवीन जोशी की बदौलत अमन ने राज्य स्तर पर स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अमन ने बताया कि तैयारी के लिए पुल नहीं मिल रहा है और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, क्योंकि अमन को स्विमिंग पूल मिलने पर निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको गौरवान्वित करने का मौका देगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर सरकार के निवेशक समिट पर निशाना साधा है। निवेशक समिट को लेकर माहरा ने कहा है कि सरकार पहले ये बताए कि पिछले सालों में कितने उद्योग प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं। उद्योग छोड़ने वालों की सूची सरकार आखिर क्यों नहीं जारी करती है? धामी सरकार निवेशकों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। निश्चित ही हमने सरकार से कहा आप इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कह रहे हैं। आप ये भी तो बताइए पिछले 7 सालों में कितनी कंपनीज बंद हुई? जो सिटकुल्स में कंपनियां आई थी उनमें से अधिकतर कंपनियां छोड़ के चली गई। ये कौन बताएगा? ये भी तो जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। और आखिर कौन से ऐसे कारण थे कि आपके राज्य से अपने कारोबार को बंद करके कारोबारी बाहर जा रहे हैं? कौन से ऐसे रीजन है? उसके बारे में तो खुलासा कीजिए। कौन उनको प्रताड़ित कर रहा है? किस तरीके की वसूली सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं?
किस तरीके से उन कंपनीज के लोगों को तंग किया जा रहा है। हमसे आगे लोग मिलते हैं, कहते हैं ऐसी स्थितियां, ऐसे में काम नहीं हो सकता। आप काम करने का माहौल तो बनाइए, कंपनी आएंगी भी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इन्वेस्टमेंट मीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस राज्य में 24 घंटे बिजली मिलती हो, जिस राज्य में कानून व्यवस्था ठीक हो, जिस राज्य में सड़कें प्रॉपर हो, जिस राज्य का अधिकारी कर्मचारी कंपनीज के कामों को बिना घूस खाए करता हो, बिना उनको प्रताड़ित करते हुए करता हो, उन राज्यों में कंपनीज खुद जाती हैं इन्वेस्टमेंट करने, उनको इन्वेस्टमेंट मीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर उत्तराखंड कांग्रेस अब मंडल स्तर पर अपना विस्तार कर रही है और इस विस्तार को देखते हुए बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मंडल स्तर पर कार्यकर्ता भी हैं जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास संगठन कहां है, यदि संगठन होता तो मंडल स्तर तक विस्तार करेंगे। अच्छी बात है, कोई भी राजनीतिक दल अपने विस्तार को करता है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है मंडल स्तर पर गठन करने की, कांग्रेस को पहले ये देखना चाहिए क्या उनके पास मंडलों में आदमी हैं। जिस पार्टी के पास एक उनके घोषित कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम को आयोजन के लिए वो भीड़ जुटाने उनको बड़ी आपत्ति आ जाती है। कई उदाहरण उनके ऐसे कार्यक्रम घोषित होते हैं लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। जो अंतर्द्वंद उनका चल रहा है, तो न उत्तराखंड की जनता उनके साथ है, न उनके पास कोई कार्यकर्ता रह गया है। इसलिए ये सब दिखावे के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। देहरादून वन मुख्यालय विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगभग 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान समय में शासन द्वारा जारी किए गए जियो के अनुसार विभाग इन कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करना चाहता है, जबकि कर्मचारियों का ये कहना है कि यही जियो वर्ष 2019 में भी जारी किया गया था और उस वक्त विभाग ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया। वहीं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करने का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके बावजूद वन विभाग कर्मचारियों को नौकरी से निकलना चाहते हैं। फिलहाल विभाग के इस फैसले के बाद कर्मचारियों पर बेरोजगारी का संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दे रहे हैं। इधर मसूरी नगर पालिका परिषद सभागार में नगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सेंटर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस के तत्वाधान में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस दौरान मजदूरों के हितों के लिए एकजुट होने की बात कही गई। वहीं न्यूनतम वेतन और मजदूरों के हकूकों की लड़ाई लड़ने के लिए सभी यूनियनों को एक छत के नीचे लाकर कार्य करने की बात भी कही गई। सम्मेलन के संयोजक भगवान सिंह चौहान ने बताया कि आज मजदूर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और महंगाई के इस दौर में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। देखिए, ये हमारा मसूरी नगर का पहला C2 का सम्मेलन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का ये पहला सम्मेलन है। और यहाँ पे हमारी एक्चुअली पहले से जो है हमारी यूनियनें हैं, होटल की यूनियन है, स्कूल की यूनियन है, आशाएं हैं, आंगनवाड़ी है, सभी यूनियनें हैं। तो उन सब यूनियनों को एक छत के नीचे लाने के लिए हमारे जो अब ये सम्मेलन यहाँ पे आज पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है। और ये सम्मेलन हमारा जो है उन तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों को जो अब दिवंगत हो चुके हैं उनको समर्पित है। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 24 घंटे के अंदर दून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंकित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो महिला के घर पर एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर नकदी और ज्वेलरी लूटी गई है और इस मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 250 सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए साथ में करीब 150 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्त के हुलिये की पहचान करते हुए पुलिस टीम को ये जानकारी प्राप्त हुई कि चोरी करने वाला व्यक्ति कई बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल कड़ी मशक्कत से पुलिस द्वारा आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरी की सामग्री को भी बरामद किया गया है। इधर ऋषिकेश में पिछले कई दिनों से मिल रही चोरी की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर चोर के गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई भट्टोवाला तिराहे के पास से की गई है, जहां ऋषिकेश में
हुई चोरी की शिकायतों के आधार पर पुलिस को शक था कि कोई शातिर चोर गिरोह शहर में एक्टिव है। चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए कोतवाली, ऋषिकेश में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की सहायता से कार्रवाई की और इस दौरान चोर गिरोह के पास से चोरी की गई सामानों को भी बरामद किया गया है। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।